ये सुनकर दोनों ने रियो को देखा। अश्वथ ने कहा, रियो दिखाओ। टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, दिखाओ ना। रियो ने अपनी ड्राइंग दिखाई। उसने पूरी ड्राइंग शीट में बहुत सारे लोग बनाए थे। हालांकि उसने सर्कल बनाकर सबके सिर बनाए थे और नीचे आड़ी टेढ़ी लाइन खींचकर हाथ पैर बनाए थे। सर्कल के अंदर आंख, नाक और होंठ की जगह स्माइल बनाई थी। उसने सबको अलग अलग कलर कर दिया था। अश्वथ ने उसकी ड्राइंग ली और देखने लगा। उसने पूरी फैमिली बनाई थी पर अपने बेटे को फक्र से देख रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। टिया सरप्राइज थी। इयारा भी देखने लगी। उसकी नजर एक जगह जाकर अटक गई जहां दो छोटे लोग थे, जिसमें एक बच्ची थी और एक बच्चा। वो उस बच्ची को देख रही थी। उसके सारे बाल खड़े खड़े और लंबे थे। ऐसा क्यों लग रहा था कि वो थी? उसने अपने पापा के हाथ से ड्राइंग शीट ली और रियो की तरफ दिखाते हुए उस पर उंगली रखकर पूछा, ये मैं हूँ? रियो ने पहले उसे देखा, जैसे कंफर्म कर रहा हो कि वो उसे मारेगी तो नहीं। फिर हाँ में सिर हिला दिया। इयारा अपने बालों को छू कर देखने लगी, फिर उस ड्राइंग को देखने लगी। उसने उसके बाल खड़े खड़े क्यों बनाए थे? फिर उनके बगल में खड़े आदमी और औरत की ड्राइंग को देखा। उनके बाल तो ठीक थे, इनफैक्ट सबके बाल ठीक थे। रियो की ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी थी और कलर भी इधर उधर हो गए थे, पर अश्वथ और टिया उसकी भावनाओं को अच्छे से समझ रहे थे। अश्वथ ने कहा, ये हमारी फैमिली है? रियो ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ ने मुस्कुराते हुए रियो के बालों को सहलाया और कहा, चलो बताओ इसमें कौन कौन है? जिस पर रियो खुश हो गया और जल्दी से उसके पास आया। वो सबके बारे में बताने लगा, उनमें से कौन कौन है। टिया उन तीनों को देख रही थी। इयारा अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके बाल सीधे हैं या फिर खड़े हैं। फिर रियो ने ड्राइंग में एक और बच्ची को दिखाते हुए कहा, ये रीवा दीदी है। जब इयारा ने उसे देखा तो उसके बाल खड़े तो नहीं थे, लेकिन अजीब से थे और काले रंग की जगह हरे रंग के थे। चलो कोई तो मिला, वरना वो तो यही सोच रही थी कि बस उसके बाल ही खड़े खड़े हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड के बाल तो ग्रीन कलर के हैं। वो खुश हो गई, वो अकेली नहीं है। वहीं उधर गोवा में डॉक्टर दीप्ति अमाया का चेकअप कर रही थी। वो उसका चेकअप करते हुए सरप्राइज रह गई थी। अमाया की पल्स चेक करते ही उसे समझ आ गया था। वो उसको अच्छे से एग्जामिन करने के बाद बाहर आई। ब्लूम ने पूछा, सब ठीक है ना डॉक्टर दीप्ति, या फिर उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा? दीप्ति ने कहा, ठीक है, उसे होश आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि वो ठीक है और उसका बच्चा भी ठीक है। फिर भी हॉस्पिटल एक बार चेकअप के लिए ले आना। ये सुनकर कुशाल और ब्लूम चौंक गए। उन्होंने एक ही स्वर में पूछा, बच्चा? किसका बच्चा? उसके साथ कोई बच्चा नहीं है? दीप्ति ने उन दोनों को देखा जो बेवकूफों की तरह उससे सवाल कर रहे थे। उन दोनों को भी रियलाइज हुआ कि वो मूर्खों की तरह पूछ रहे हैं। ब्लूम ने कहा, मतलब वो प्रेग्नेंट है? कुशाल ने दीप्ति के जवाब देने से पहले कहा, नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अभी तो उनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट नहीं हुई है। उनकी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही शमशान घाट तक पहुंच गई। ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। दीप्ति ने कहा, तुम बात सुनोगे? कुशाल ने अपने मुंह पर उंगली रख ली और कहा, हाँ बोलो, सुन रहे हैं। दोनों आदमी हैरान परेशान थे। कहाँ वो दोनों व्योम को सरप्राइज देने का सोच रहे थे, यहाँ तो उन्हें ही सरप्राइज मिल गया था। दीप्ति ने कहा, हाँ वो प्रेग्नेंट है। शायद उसकी प्रेगनेंसी को 2.5 महीने से भी ज्यादा हो गया है। ये सुनकर दोनों बुत बनकर उसका चेहरा देखने लगे। दोनों बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। कुशाल का तो यही कहने का मन कर रहा था, व्हाट द हेल, ये कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट था? इसके बारे में उन्हें नहीं पता था। अगर उन्हें नहीं पता था तो किसको पता था? वो सोचने लगा, व्योम की शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया है। उसने ब्लूम को देखा, जिसकी हालत भी उसके जैसी ही थी। ब्लूम ने कहा, अगर उनके बीच ऐसा कुछ हुआ होता तो व्योम हमसे छुपाता? कुशाल ने कहा, गारंटी ही नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहते थे। वो उसकी बात पर सिर हिलाकर सहमति देने लगा। दीप्ति उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। उसने उन दोनों को देखा और कहा, मैंने उसे एग्जामिन कर लिया है, अब मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। कुशाल ने कहा, ठीक है तुम जाओ। दीप्ति जाने के लिए आगे बढ़ गई।
दोनों आदमी अमाया की प्रेगनेंसी पर डिस्कशन कर रहे थे। उसने जाते हुए उन दोनों को देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ जानती थी, पर वो छुपा रही थी। वो वहां से चली गई। कुशाल ने कहा, अब हम उसे किस मुंह से बताएंगे? वो जिसके लिए देवदास बना हुआ था वो तो प्रेग्नेंट है। उसने उसे देखा, फिर अचानक से बोला, कहीं उसने बैंकॉक जाकर शादी तो नहीं कर ली? ब्लूम ने कहा, ऐसा हो सकता है। व्योम से मूव ऑन करने के लिए उसने शादी कर ली होगी। इस आदमी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कुशाल ने कहा, इस आदमी के पास दिमाग ही नहीं है, ढक्कन है ढक्कन। जब लड़की इंटरेस्ट दिखा रही थी तब तो उसे डांटता रहता था, और अब तो देर हो गई है। वो दोनों अपने हिसाब से सोच रहे थे। असल बात क्या थी ये तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। समझ भी कैसे आता जब उन्हें कुछ पता ही नहीं था। ये बात तो सिर्फ अमाया जानती थी, या फिर शायद डॉक्टर दीप्ति। कुशाल और ब्लूम ने एक दूसरे को देखा, फिर आंखों ही आंखों में कुछ डिसाइड किया। कुशाल ने अपना फोन निकाला और व्योम को फिर से कॉल किया। इस बार कॉल रिसीव हो गया। कुशाल हाय हेलो कहे बिना फट पड़ा, कैसे गैर जिम्मेदार दोस्त हो? यहाँ हम लोग मर मर कर कॉल कर रहे हैं और तुम इग्नोर कर रहे हो। हाउ डेयर यू! वापस गोवा आओ, फिर हम दोनों तुम्हें रस्सी से बांधकर समंदर में फेंक देंगे। तुम्हारी बॉडी को मछलियां खा जाएंगी। दूसरी तरफ ओहस फोन पर था। उसने कहा, एक मिनट, मैं ओहस हूँ, व्योम नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर कुशाल चौंक गया। उसने पूछा, उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है और वो कहाँ पर है? ओहस ने जवाब दिया, बता रहा हूँ, तुम तो बिना हाय हेलो कहे सर पर चढ़ रहे हो। आवाज तो सुन लेते कि दूसरी तरफ कौन है। कुशाल ने कहा, हमने उसे इतने कॉल्स किए हैं, उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, इसलिए उस पर गुस्सा आ गया था। वो कहाँ पर है? ओहस ने कहा, फिलहाल तो वो आर्यन टेक्नोलॉजी में है, कुछ देर में आ जाएगा। उसका फोन मेरे कैबिन में चार्ज पर था। तुम मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगा। कुशाल ने कहा, उसे बता देना अमाया गोवा में है। इससे पहले वो चली जाए, उससे मिलने के लिए आ जाए। अब वो फ्लाइट से आए, ट्रेन से आए या फिर उड़ते हुए आए, लेकिन सूरज ढलने से पहले आ जाए, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम तक हम लोग उसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि गोवा से बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट 7 बजे की है। उससे पहले वो आ जाए, वरना बाद में रोता रहेगा। ये सुनकर ओहस ने पूछा, अमाया गोवा आई है? कुशाल ने कहा, इसलिए उसे जल्दी बता देना। अगर नहीं आना चाहता तो भी फोन करके हमें बता देना, ताकि हम लोग अमाया को हंसी खुशी यहाँ से विदा कर सकें। ओहस ने कहा, ठीक है। कुशाल ने कहा, ए ओहस, सच में बताना, भूल मत जाना, वरना तुम्हारी वजह से बेचारी की कहानी अधूरी रह जाएगी। उसने उसे धमकाया। ओहस ने कहा, मुझे पता है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं उसे बता दूंगा। इनफैक्ट उसे गोवा भेजने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर वो उससे मिलना नहीं चाहेगा तो भी मैं उसे गोवा भेज दूंगा, ठीक है? कुशाल ने कहा, थैंक यू। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। ओहस कान से फोन हटाकर फोन की स्क्रीन को घूर कर देखने लगा। उसने कहा, आजकल आदत सुधर गया है तो दूसरे लोग बिगड़ रहे हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तुम्हें तो बाद में देख लूंगा। व्योम ने वहां आते हुए कहा, किसे बाद में देख लोगे? रूही के साथ झगड़ा हुआ है। ओहस ने सिर उठाकर उसे देखा और कहा, कुशाल का फोन आया था, उसे ही बोल रहा था। व्योम ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उसने? ओहस ने कहा, क्या अच्छा? तुम्हारे फोन पर कॉल आया था, तुमने उनके कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? कॉल बैक भी तो करना चाहिए था। अब बेवजह तो कॉल नहीं करेंगे ना। वो गुस्से में मेरे सिर पर राशन पानी लेकर चढ़ रहे थे। व्योम ने कहा, मुझे पता है वो बेवजह कॉल नहीं करते, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छा, मैं तुम्हें बताने के लिए आया था कि आधे घंटे बाद मेरी गोवा के लिए फ्लाइट है, तो मुझे सी ऑफ करने मत आना, मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर खुश होते हुए उसने कहा, क्या कहा? आधे घंटे बाद मतलब तुम शाम होने से पहले गोवा पहुंच जाओगे? व्योम ने उसके चेहरे की खुशी देखकर कहा, क्यों, क्या हो गया? मेरे जाने से तुम्हें खुशी हो रही है? ओहस ने कहा, कौन सा तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? हम तो मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार गोवा में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक काम करो, तुम अभी से एयरपोर्ट के लिए निकल जाओ। उसने उसका फोन उसके हाथ में पकड़ा दिया। व्योम को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा, हाँ, मैं अभी ही निकलूंगा, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इतना भी क्या खुश होना, और कौन मेरा इंतजार कर रहा है? उसके दिमाग में पहला ख्याल अमाया का ही आया था, लेकिन फिर याद आया कि वो वहां कैसे आ सकती है। फिर उसने अपना ख्याल झटक दिया। ओहस ने कहा,
वो तो वहां पर जाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा, इसलिए बिना देर किए अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जल्दी से निकल जाओ। पहली बार मुझे किसी को चले जाने को कहने में खुशी हो रही है। तुम जल्दी से चले जाओ। व्योम ने कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं भी तो देखूं कौन मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वो उसके कैबिन से निकल गया। उसके निकलते ही वो अपनी चेयर पर बैठ गया और क्राउन पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये काम तो हो गया। वो तो खुद गोवा जाने के लिए तैयार है। बेकार में मैं जबरदस्ती गोवा भेजना चाहता था। लगता है दोनों की किस्मत इन दोनों को मिलाना चाहती है। वैसे भी अब जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है। आगे जो होगा देखा जाएगा। सड़क में और जिंदगी में ब्रेकर आते रहते हैं। फिर उसे रूही की याद आई, जिसके साथ उसकी झड़प हो गई थी। वो आंखें खोलकर सीधा बैठ गया। उसने अपना फोन उठाया और उसे कॉल किया। उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे डिनर पर ले जाएगा। उधर इंद्रनील प्रभाकर अपने घर पहुंचा, जहां उसके मामा मिस्टर प्रभाकर उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही उन्होंने कहा, तुम गलत कर रहे हो। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? उनकी बात सुनकर उसने अपने मामा देवराज प्रभाकर को देखा। उसने कहा, मैं अपनी माँ का बदला ले रहा हूँ। जिस आदमी से बदला लेना था वो तो मर चुका है, पर उनके किए की सजा उनके बच्चों को भुगतनी ही होगी, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। बहुत जल्द अश्वत्थ आर्यन की सालों से बनाई साख और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका नाम, शोहरत, सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगा। मिस्टर प्रभाकर ने कहा, कुछ भी कर लेने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होगा। बाद में तुम्हें इसके लिए पछतावा होगा। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं रोक रहा हूं। मुझे इसका अंजाम दिखाई दे रहा है। उसने और उसके परिवार ने बहुत दुख सहे हैं और तुम उनसे बदला लेना चाहते हो। किस बात का बदला? वो बात तो उन्हें भी नहीं पता। वो खुद विक्टिम हैं तुम्हारी तरह। इंद्रनील ने कहा, मामा जी, मुझे यकीन नहीं होता। आपको मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन आप उनकी तरफ हैं। क्यों? आप भूल गए आपकी बहन के साथ क्या हुआ था? सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ था। वो विक्टिम नहीं है, कल्प्रिट हैं। विक्टिम सिर्फ मैं हूं। मिस्टर प्रभाकर ने कहा, अगर अश्वत्थ और यही तार्यन को ये बात पता होती तो वो तुम्हारे साथ गलत होने नहीं देते। तुम्हें उनका नाम और मान दोनों मिलता, जैसे उस औरत के बच्चों को उनके परिवार का नाम मिला। इंद्रनील ने कहा, उन्हें उन्होंने नाम नहीं दिया, उस आदमी ने दिया था। और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपनाते या फिर मेरी माँ को अपनाते। जिस आदमी ने अपनी बीवी को दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया, वो मेरी माँ को क्या अपनाता? मिस्टर प्रभाकर ने कहा, ये उस औरत की साजिश थी जिसमें मेरी बहन की बलि चढ़ गई। इस बात के लिए तुम उनसे बदला नहीं ले सकते। एक बार उनसे बात करके देखो, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुनकर इंद्रनील ने उन्हें मजाक उड़ाती नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो, उनसे बात करके देखो। उसने हंसते हुए कहा, अब बात नहीं होगी, अब सिर्फ बर्बादी होगी। बहुत राज कर लिया आर्यन परिवार ने यहाँ पर, इस शहर में। अब लोग उसे बर्बाद होते हुए देखेंगे। सारी फसाद की जड़ उसका खानदान है। सालों से मैंने इस दिन का इंतजार किया है। अब जब मैं अपने मकसद के इतने करीब हूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मिस्टर प्रभाकर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें अफसोस हो रहा था, उन्हें गुस्सा आ रहा था अपनी बहन पर, जिसने इस दुनिया से जाने से पहले उनके मन में बदले की चिंगारी छोड़ दी थी। इंद्रनील अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसने जाते हुए कहा, फिलहाल मैं शादी करने वाला हूं। उसकी बात सुनकर मिस्टर प्रभाकर ने कहा, आर्यमन को बताया है तुमने? इंद्रनील ने कहा, उसे ही बताने जा रहा हूं। आखिर उसे बेसब्री से अपनी मम्मी का इंतजार है। आपने ही तो उसके दिमाग में डाला है कि मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, उसके लिए एक मम्मी लानी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो आपको सब संभालना होगा। वो आगे बढ़ गया। मिस्टर प्रभाकर ने खुद से कहा, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। तुम बेवजह अपनी जिद और जुनून में सब कुछ बर्बाद करने का सोच रहे हो। उन्हें तो इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है। बाद में तुम्हें ही इसके लिए पछतावा होगा, खुद से नफरत होगी। इससे पहले तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
वरना उन्हें बेवजह कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर व्योम गोवा पहुंच चुका था। वो जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर क्या सरप्राइज है। इसलिए वो गोवा में प्लेन लैंड होते ही सीधे अपने घर जाने की जगह रिजॉर्ट के लिए निकल गया था। वो बार बार कुशाल और ब्लूम को कॉल कर रहा था, लेकिन अब वो दोनों उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। उसने कहा, अच्छा बदला ले रहे हैं दोनों मुझसे। पहले मैं इन दोनों के कॉल का जवाब नहीं दे पाया, अब ये लोग जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। उसने फिर से कुशाल को कॉल करने के लिए नंबर पर क्लिक किया ही था कि उसे डॉक्टर दीप्ति का कॉल आने लगा। उसका कॉल देखकर एक पल के लिए वो चौंक गया, फिर उसका कॉल रिसीव कर लिया। वो कुछ कहता, उससे पहले दूसरी तरफ से डॉक्टर दीप्ति ने उसे कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से उसने कैब ड्राइवर को रिजॉर्ट की जगह डॉक्टर दीप्ति के हॉस्पिटल का रूट लेने के लिए कहा। वहीं उधर रात के वक्त आर्यन पैलेस में सब हंसी खुशी डिनर कर रहे थे। अश्वथ की नजर आदित्य पर पड़ी, जो मुस्कुरा जरूर रहा था पर परेशान भी था। उसे सबके सामने पूछना ठीक नहीं लगा। ओरियन ने अयंश को देखकर पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो? तुम तो सभ्यता के न आने से दुखी आत्मा बने फिर रहे थे ना? टिया ने कहा, हाँ, तुमने तो उसे ब्लॉक भी कर दिया था ना? आदित्य ने कहा, पैचअप हो गया होगा, है ना अंश? नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें आइडिया देता। अयंश ने कहा, हाँ, पैचअप हो गया। उसके प्रोफेसर प्राचीन की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आए, और बताकर परेशान करना सही नहीं समझा। ओजल ने कहा, हैं? सगाई होते ही सभ्यता को डिफेंड करने लगे? हमें टीवी सीरियल की विलन सास बनने का मौका भी नहीं दे रहे हो, है ना दीदी? ओजस्विता ने कहा, विलेन सास तो मुझे बनने का शौक नहीं है, और ना मैं बनने वाली हूँ, क्योंकि ये खुद अकेला काफी है अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क करने के लिए। दूसरों की जरूरत ही नहीं है। खुद नाराज होगा, खुद मनाएगा। अयंश ने कहा, मॉम। यतीश आर्यन ने कहा, सही तो कह रही हैं तुम्हारी माँ। सुपर योद्धा बेवजह उसे ब्लॉक कर दिया और 747 फिर को खुद मनाने के लिए सब्सक्राइब चले करें गए। आगे के एपिसोड के ओहस ने लिए बताया प्लीज। कि थैंक 100 यू। गुलाब का बुके लेकर ऑफिस गए थे। आदित्य ने कहा, ऑफिस में नो ऑफिस रोमांस। अयंश ने झट से कहा, वाह मामा जी, ये अन्याय मेरे साथ, आपको पाप लगेगा। आप लोगों के लिए सब सही, और मैं बस बुके लेकर गया तो नो ऑफिस रोमांस। मैं आप लोगों की कंपनी में काम भी नहीं करता। आदित्य ने कहा, हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारी हिम्मत देखकर बाकी फीमेल एम्प्लॉयज के बॉयफ्रेंड्स हस्बैंड्स भी ऐसे बुके भेजने लगेंगे तो कंपनी के रूल्स ब्रेक होंगे। ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें अगले दिन स्टैचू बनाकर वहां बीचों बीच खड़ा कर दूंगा। अश्वथ ने कहा, तुम लोग लड़ना बंद करो, बच्चों की तरह लड़ना शुरू मत हो जाना। अयंश, तुम आगे से ध्यान रखना। अयंश ने कहा, ठीक है मामा जी। वो मैं उसके घर लेकर गया था, वहां नहीं थी तो आर्यन कॉर्पोरेशन लेकर चला गया। आप भी मत भूलो कि आपके असिस्टेंट को भी उनकी गर्लफ्रेंड ने बुके भेजा था। टिया ने कहा, बस बुके ही तो था, इसमें क्या रूल ब्रेक होगा? आदित्य ने कहा, भाभी, आर्यन कॉर्पोरेशन में ये सब अलाउड नहीं है। आप लंच के अलावा कभी कुछ लाई ही नहीं हो। टिया ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर बस फ्लावर बुके ही तो है। अब आप सब डिनर करिए। अयान ने अपना डिनर खत्म कर लिया है और हमें ही देख रहा है। आदित्य ने अयान को देखा, जो उसके पास चेयर पर बैठा था। उसने अपनी कटोरी को पकड़ रखा था और सबका मुंह देख रहा था। खाना उसके मुंह पर लगा हुआ था और हाथ भी गंदे हो गए थे। रियो, जिसने अपना डिनर खत्म कर लिया था, उसने कहा, मैं उसके हाथ धुलवाऊंगा। वो अपनी चेयर से उतर गया और उसकी चेयर के पास आया। आदित्य ने अपने दूसरे हाथ से अयान को पकड़कर नीचे उतार दिया। फिर रियो ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर किचन की तरफ बढ़ गया। अनंत ने भी अपना डिनर खत्म कर लिया था, वो भी उनके पीछे चली गई। उसने दोनों के हाथ धुलवाए, फिर किचन से बाहर ले आई। रियो ने अयान का हाथ पकड़ रखा था। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। रियो ने अनंत को देखा और कहा, चाची, इसको मैं अपने साथ ले जाऊं? अनंत ने कहा, ले जाओ, तुम पूछ क्यों रहे हो? रियो ने कहा, आज अयान को हम अपने साथ सुलाएंगे। अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ले जाओ। रियो उसे अपने साथ ले गया। सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। सर्वेंट्स अपने काम में लगे हुए थे। आदित्य अपने कमरे से बाहर निकला। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो अश्वथ उसके कमरे के बाहर दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा था। अपने भाई को देखकर वो मुस्कुराया। अश्वथ सीधा खड़ा हो गया और उसके पास आते हुए बोला, मेरे पास आ रहे थे? आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, आपसे कुछ डिस्कस करना था। अश्वथ ने कहा,
टेरेस पर चलते हैं, आदित्य ने कहा। ठंड में? भाई ठंड देखो, वहां जाकर हम दोनों कुल्फी की तरह जम जाएंगे। अश्वथ ने उसे देखा। फिर आदित्य ने कहा, ठीक है भाई चलो, इतनी भी ठंड नहीं है, मैं सह सकता हूँ। वैसे भी हम ध्रुवीय प्रदेश में नहीं रहते हैं। दोनों टेरेस की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। दोनों भाई टेरेस पर खड़े थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। अश्वथ ग्लास रेलिंग के पास खड़ा गार्डन का नजारा देख रहा था। वहीं आदित्य रेलिंग से पीठ टिकाकर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भाई। अश्वथ ने जवाब दिया, बोलो, आदित्य ने कहा। बात यह है कि एक एनआरआई है, इंद्रनील प्रभाकर। वो हमसे आर्म्स खरीदना चाहता है। एक या दो नहीं, बहुत सारे। इसके लिए वो दुगनी कीमत देने को भी तैयार है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, मतलब नीट एंड क्लीन। फिर भी मेरा दिल इस डील को डन करने को नहीं मान रहा है। मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत हो सकता है। कुछ गलत होने की फीलिंग आ रही है। आदमी सही है, फिर भी ना जाने क्यों। मैंने इस बारे में ओरमन से भी बात की। उसने भी यही कहा कि एक बार आपको ये बात बता दूं। वो खुद कंफ्यूजन में है कि हमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। इस आदमी ने आर्म्स के लिए हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट मेल किए हैं। अश्वथ उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसे कुछ ना कहते देखकर आदित्य ने कहा, भाई बताओ ना, क्या करें? आप ही इसे हैंडल करो। मुझे तो अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ गड़बड़ है। मतलब हमें उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इतना बड़ा भी संत तो होगा नहीं। जिंदगी में हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है। आप चुप क्यों हो? अश्वथ ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो सकता है तो तुम्हें मुझे पूछने की जगह सीधे उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी। लेकिन तुम यहाँ पर आकर मुझे पूछ रहे हो, आदित्य ने कहा। मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। अश्वथ ने उसे देखा और कहा, अब से हर फैसला मुझे बता करके लोगे? तुम खुद इतने केपेबल हो, कोई भी फैसला खुद ले सकते हो। तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। तुम्हें लगता है कि ये सही नहीं है तो सही नहीं है। तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? आदित्य ने कहा। फिर ठीक है, मैं उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वैसे भी न जाने उसे किस लिए इतने सारे आर्म्स चाहिए। अश्वथ ने कहा, अगली बार तुम्हें जो सही लगे वही करना। आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और ओजस को कॉल मिलाया। उसे सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसने अपना फोन रखा और उसके कंधों से लटक कर बोला, यू आर द बेस्ट। दोनों का भाई प्रेम चल ही रहा था कि दोनों कार की हेडलाइट की रोशनी देखकर चौंक गए। दोनों ने टेरेस से देखा। गेट के बाहर एक कार आकर खड़ी हो गई थी। आदित्य ने कहा, इतनी रात को कौन आया है? अश्वथ तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो भी उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो दोनों नीचे पहुंचे तो ओरियन फोन पर बात करते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा था। अश्वथ ने कहा, ओरियन। ओरियन ने पलटकर देखा और कहा, कोई देवराज प्रभाकर आपसे मिलने आए हैं। मैंने गेट ओपन करने के लिए कह दिया है, उनको लेने जा रहा था।